हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडवे। लास्ट क्लास में हमने फेजेस को समझा था। आज हम एक एक फेजेस को क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक फेजेस वाली साइकिल बनाई थी। फेजेस वाली साइकिल में मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, सर्कल को। ये है आपका एम फेज, ये है आपका G1 फेज, ये है आपका S फेज और ये है आपका G2 फेज। इसको मैंने कैटेगराइज किया था। सबसे पहले आपकी क्या आती है, G1 आती है, फिर इसके बाद S फेज आती है, फिर आपकी G2 फेज आती है, देन आपके बाद समहाउ M फेज आती है। इसकी मैंने डायरेक्शन भी बताई थी। डायरेक्शन कैसी होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से जाके क्या होती है, एंड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे G1 फेज की, कि G1 फेज में हो क्या क्या रहा है। G1 फेज जीवन फेज को देखो, एक्चुअल में क्या है, सेल है। सेल का सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे ग्रोथ होता है। क्या होता है, ग्रोथ। तो मैं इसको बोलता हूँ, ये क्या एक तरीके का ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा कि यहाँ क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे सेल का साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रहा है। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रहा है। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रहा है। अब देखो, साइटोप्लाज्म होता क्या है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी शायद समझाया है। ये है आपका सेल। सेल के अंदर जो स्पेस होते हैं वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये 2 फैक्टर पर डिपेंड रहता है। इट डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। इट डिपेंड्स ऑन, अब देखो, अब ग्रोथ की बात आई। सबसे पहले फैक्टर की बात करेंगे। ग्रोथ होगी तो सबसे पहले ग्रोथ कब होगी, जब खाना मिलेगा तभी सेल का क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे बोलता हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। 2 आपके क्या है, फैक्टर्स हैं। सबसे पहला आपका जो फैक्टर्स है वो है आपका फूड। खाना मिलेगा तभी क्या होगा, ग्रोथ होगा। फिर इसके बाद क्या होता है, दूसरा एंजाइम्स। अब देखो, यहाँ पे एक एंजाइम्स क्या होते हैं, एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, एक तरीके के क्या होता है, एंजाइम्स आर नथिंग बट टाइप्स ऑफ प्रोटीन है। क्या है, एक तरीके का टाइप्स ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, ये एक तरीके का टाइप्स ऑफ प्रोटीन है। तो प्रोटीन है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोटीन का भी क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम क्लास 12th में एक चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हम उसमें समझते हैं। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि प्रोटीन का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। देखो, ये डीएनए है। प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है, ये है आपका डीएनए। डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। क्या बन रहा है, आरएनए। आरएनए से क्या बनती है, फिर प्रोटीन बनती है। क्या बनती है, प्रोटीन। अब देखो, डीएनए से आरएनए एक तो प्रोसेस होगा ना कहीं। देखो, एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, सेल डिवीजन होते हैं। वैसे ही डीएनए से क्या कर रहा है, आरएनए बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको, याद रखना। डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, तो क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो, आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। तो आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांसलेशन। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन तो हो नहीं रहा है, तो हम बोलते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो देखो क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। उसके बाद देखो, ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फूड जो होता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर है आपका फूड। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब फूड तो बाहर से ही आएगा ना, अंदर तो नहीं बनाएगी ये फूड। एंजाइम अंदर से फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका इंटरनल फैक्टर है। ये क्या है आपका, इंटरनल फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि इट डिपेंड ऑन बोथ फैक्टर, मतलब एक्सटर्नल पे भी डिपेंड कर रहा है और साथ साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरनल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज मैं लिख सकता हूँ इसका कंक्लूजन में, इट डिपेंड्स ऑन बोथ टाइप ऑफ फैक्टर।
बोथ टाइप्स ऑफ क्या फैक्टर। बोथ टाइप ऑफ फैक्टर में सबसे पहला क्या आ गया आपका एक्सटर्नल फैक्टर, सेकंड आपका क्या आ गया इंटरनल फैक्टर। देखो तो मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आपका जीवन है मोस्ट वेरिएबल फेज होता है। मोस्ट वेरिएबल फेज इसलिए होता है क्योंकि ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर पे। अब खाना कम होगा तो खाना बांटने में टाइम लगेगा, तो इसलिए ग्रोथ में क्या होती है टाइम लगता है। तो इसलिए क्या होता है मोस्ट वेरिएबल फेज होता है। और सेल का क्या होता है ये आपका 75% आप बोल सकते हो कि वो टाइम लेके चला जाता है, यानी 8 से 10 घंटा तो लेके जाता ही जाता है अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट अभी हमने जीवन फेज़ के बारे में पढ़ा। तो जीवन फेज़ में कुछ चीज़ें और हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको 12th क्लास के लिए लेके चलेंगी। सबसे पहले मैं जीवन फेज़ में बात करता हूँ कि मैंने एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर दोनों पे डिपेंड करता है ये भी बताया। एक्सटर्नल फैक्टर आपका क्या हो गया फूड हो गया, और इंटरनल फैक्टर आपके प्रोटीन हो गए। प्रोटीन मतलब एंजाइम हो गए। और प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है अभी वो भी बताया। डीएनए से आरएनए क्या बोलेंगे उसको ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन क्या हो गया ट्रांसलेशन। ये एक 12th क्लास का टॉपिक है जिस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और सेंटर डोगमा नाम है इस टॉपिक का। तो उसमें क्या होता है डीएनए से आरएनए बनती है सबसे पहले, तो उसका एक प्रोसेस है जिसको हमने क्या बोल रखा है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन जो बन रहा है उसको क्या बोला है ट्रांसलेशन। उसके बाद हम बात करें सबसे पहले जीवन फेज की। जीवन फेज में हमने मेन चीज़ें तो बात कर ली, कुछ एडिशनल पॉइंट मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, आप लिखेंगे साथ में। जीवन फेज में जैसी जीवन फेज के बाद जब सेल के पास दो ऑप्शंस होते हैं, पहला या तो वह एस फेज में चला जाए, किस में चला जाए एस फेज में, और दूसरा होता है उसके पास कि वो कहाँ चला जाए, वो चला जाए सेल परमानेंट हो जाए। सेल क्या हो जाए परमानेंट हो जाए, परमानेंट हो जाए। परमानेंट मतलब कि सेल का रोल क्या हो जाए फिक्स हो जाए। सेल का रोल क्या हो जाए फिक्स हो जाए, रोल ऑफ सेल इज फिक्स हो जाए। सेल का क्या हो जाए रोल ऑफ सेल फिक्स। तो सेल के पास दो ऑप्शन है, या फिर एस फेज में जाएगा। अगर एस फेज में जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डीएनए डबल करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए डीएनए तो डबल करना ही पड़ेगा, और साथ साथ में क्या उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज हैं वो भी डबल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सेल परमानेंट हो गया, सेल का रोल फिक्स हो गया। देन उसके बाद जीवन के जैसी सेल जो होता है जीवन से निकलता है, तो जीवन से निकलते ही वहाँ पे क्या होती है, जीवन में एक चीज़ होता है चेक पॉइंट्स प्रेजेंट रहते हैं। चेक पॉइंट्स प्रेजेंट रहते हैं, चेक पॉइंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। जीवन में कुछ चेक पॉइंट्स प्रेजेंट रहते हैं। और कहोगे ये चेक पॉइंट होता ही क्या है, चेक पॉइंट वो होते हैं कि आपका जो डीएनए है, अगर डीएनए में म्यूटेशन हो गया तो म्यूटेशन डीएनए की कॉपी तो नहीं बन सकती ना। अगर म्यूटेशन डीएनए की कॉपी बन जाएगी तो क्या हो जाएगा कैंसर सेल हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो उसी को रोकने के लिए यहाँ पे क्या होता है डीएनए डैमेज रिपेयर होता है। क्या होता है डीएनए डैमेज रिपेयर होता है। यहाँ पे प्रोसेस होता है डीएनए डैमेज रिपेयर होता है यहाँ पे। कहाँ होता है जीवन फेज में डीएनए डैमेज रिपेयर होता है। देखो डीएनए डैमेज मतलब डीएनए डैमेज कैसे हुआ, जैसे कि ये आपका सेल है, सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है आपके, डबल नहीं कर रहा हूँ सिर्फ एक ही। अब देखो यूवी रेज के कांटेक्ट में आया, यहाँ पे यूवी रेज आ गई तो ये क्या हो गया, ये म्यूटेंट डीएनए हो गया। कैसा हो गया म्यूटेंट डीएनए हो गया, म्यूटेंट डीएनए हो गया। तो म्यूटेंट डीएनए यानी कोई भी अचानक से चेंज आ गया डीएनए के अंदर, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका म्यूटेशन कहलाता है। तो यहाँ पे म्यूटेंट डीएनए हो गया, तो ये म्यूटेंट डीएनए की कॉपी तो हो नहीं सकती है आगे, तो इसलिए उसको क्या कर देते हैं रोक देते हैं या फिर इसकी एपोप्टोसिस कर देते हैं। एपोप्टोसिस मतलब सेल अपने आप को खुद को मार लेता है, यहाँ पे अपने आप को खुद को मार लेता है। वो डीएनए नहीं जा सकता जिसमें म्यूटेंट होगा। और म्यूटेंट डीएनए चली गई एस फेज में, तो एस फेज में क्या हो रहा है डीएनए डबल हो रहा है। अगर डीएनए डबल होगा तो म्यूटेंट डीएनए की भी कॉपी बनेगी। जब म्यूटेंट डीएनए की कॉपी बनेगी तो कैंसर होने के हाई प्रोबेबिलिटी चांस होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे चेक पॉइंट होते हैं। क्या होता है चेक पॉइंट होते हैं जो क्या काम करते हैं डीएनए डैमेज रिपेयर का काम करते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
स्टूडेंट हमारा जीवन फेज जो है वो हो चुका है कंप्लीट। हमने उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं हमने वो देख लिया। एक बार मैं फिर से बता दूं, फेजेस जैसा कुछ नहीं होता। फेजेस हमने पढ़ने के लिए बनाया है, अपने काम आसान करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मतलब एस फेज की। तो फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ फेजेस वाला। ये है आपका सर्कल, अब तो आपको भी आ गया होगा बनाना। ये है आपका 4 पार्ट में मैंने सर्कल को क्या कर दिया, पहले डिवाइड कर दिया। सबसे पहले एम फेज, फिर G1 यहाँ पे, फिर S और G2। सबसे पहले यहाँ पे G1 आता है, S आता है। सेल साइकिल कहाँ से रन करते हैं, यहाँ से होते होते फिर यहाँ पहुँचते हैं। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। इसके हम बात करते हैं एस फेज की। एस फेज को मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, सिंथेसिस फेज बताया था। सिंथेसिस, यहाँ पे किसी चीज़ की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, सिंथेसिस बताया था यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे होती है सबसे पहले DNA डबल होता है। क्या होता है, DNA डुप्लीकेशन होता है यहाँ पे। DNA डबल कहाँ होता है, DNA डबल इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डबल होता है। कहाँ होता है, इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। वो क्या होती है, डबल होती है। हिस्टोन प्रोटीन गेट डबल। उसका एनिमल सेल में क्या होता है, एक मतलब ऑर्गेनिज प्रेजेंट रहती है जिसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। जहाँ से क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। ये आपका एक सेंट्रियोल जैसा, सेंट्रियोल क्या होता है, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है ये। इसको बोलते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। और अगर यही इसके ऊपर इस तरीके से रैप हो जाए, ये इस तरीके से ऐसा हो जाए, इस तरीके से बन जाए, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रियोजोम, सेंट्रियोजोम बोलते हैं। तो यहाँ क्या होती है, यहाँ पे सेंट्रियोल डबल होता है, मतलब ये जो होता है आपका क्या होता है, डबल होता है। सेंट्रियोल गेट डबल, सेंट्रियोल डबल हो रहा है। ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट रहता है, इट ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। जो एनिमल सेल्स होते हैं आपके, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उसी के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो आप ये चीज़ याद रखना कि सेंट्रियोल कहाँ पे होता है, ओनली इन एनिमल सेल में होगा, सिर्फ एनिमल सेल। लेकिन आपका जो मतलब ये जो है आपका डीएनए आपका प्लांट में भी होगा और एनिमल सेल में भी होगा। इसके बाद एक शब्द आता है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन। या हिस्टोन प्रोटीन होती क्या है, देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि जैसे कि मेरे पास ये सेल है, हाँ ये है सेल का डीएनए तो डबल हो गया, ठीक है। मतलब डीएनए जो होता है, मैं डीएनए को अब दिखा रहा हूँ, ये सेल से कितना मतलब काफ़ी टाइम्स क्या होता है, बड़ा होता है। ये क्या होता है, ये बड़ा होता है डीएनए। ये सेल से बहुत बड़ा जो होता है डीएनए होता है। मतलब जो आपका सेल है, मतलब डिप्लॉयड सेल्स में आपका जो डीएनए होता है 6.6 × 10⁹ होती है, इतना बड़ा डीएनए होता है। अब उसको क्या करना है, उसको तो फोल्ड करके कहाँ रखना है, सेल के अंदर रखना है ना हमें। तो यह हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, डीएनए को पैकिंग करने में काम आता है। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। जैसे कि आपके घर में क्या है, कोई मतलब कंबल है, और वो कंबल जो है आपका अलमारी से काफ़ी बड़ा है, मतलब अलमारी से काफ़ी बड़ा है। तो उस कंबल को आप डायरेक्ट तो रख नहीं सकते हो, तो उसको क्या करोगे, तय करके रखोगे ना। तो वही हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, डीएनए को तय करती है, मतलब डीएनए को पैक करती है। तो हिस्टोन प्रोटीन का एक काम आपको याद समझ में आ गया यहाँ से कि हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है। हिस्टोन प्रोटीन हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को क्या करती है, पैकिंग करने में क्या करती है, काम करती है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये आपका 12th क्लास का टॉपिक था, मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे मेन चीज़ आपको सेंट्रियोजोम या सेंट्रियोल डबल हो जाता है और डीएनए क्या होता है, डबल हो जाता है, ठीक है। मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है एस फेज में। और एस फेज का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस होता है, आपको ये याद रखनी है, ये याद रखनी है। और सेल साइकिल का मैंने बता दिया है आपको, ये है आपका डायरेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक, आप भूल ना जाओ, मैं इसलिए बार बार इसको करवा रहा हूँ। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो स्टूडेंट आई होप कि आपको दो फेजेस समझ में आ गए होंगे। पहला है हमारा G1 फेज, देन है उसके बाद एस फेज। इसके बाद हमारा रह गया है G2 और G2 के बाद रहता है M फेज। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।